हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भौतिक राशियों के बीवीय सूत्र के बारे में देखा था और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग मापक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो राशियाँ हैं उसको मापने का जो यंत्र है उसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल के साथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मापक यंत्र के बारे में देखेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे। यहाँ से आपको एग्जाम में बराबर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर में जो है बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो बैरोमीटर का यूज क्यों करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो ऑडियोमीटर। ऑडियो का मतलब होता है ध्वनि। तो ऑडियोमीटर का यूज क्यों करते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता मापने का ये यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता अगर मापना है, ध्वनि का स्तर मापना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑडियोमीटर का यूज करते हैं। और फिर फोनोमीटर का भी यूज करते हैं। फोनोमीटर का भी यूज करते हैं। और ध्वनि की जो मापने की जो इकाई है वो क्या है? ध्वनि मापने की जो इकाई है उसको डेसिबल मापा जाता है। डेसिबल, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्वनि मापने की जो इकाई है वो क्या है? डेसिबल है। और ध्वनि की जो तीव्रता है उस मापने का यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर या फोनोमीटर का भी यूज किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी, कोई भी वाहन है, व्हीकल है, इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का यूज करते हैं। तो जो भी व्हीकल्स हैं, कार है, बस है या बाइक है, उसमें आपका ओडोमीटर लगा रहता है, जिससे ये पता चलता है कि वाहन द्वारा कितना दूरी तय किया गया है। ये आप जानते होंगे। फिर अल्टीमीटर। अल्टी का मतलब होता है ऊंचाई। तो अल्टीमीटर का मतलब क्या हो गया कि ऊंचाई मापने का ये एक यंत्र है। तो अल्टी का मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई मापने का ये यंत्र हो गया। एक्सैनोमीटर। एक्सैनोमीटर का मतलब क्या हो गया? किसके लिए यूज होता है? ये पौधों की वृद्धि, ग्रोथ, पौधों की वृद्धि मापने का ये एक यंत्र है। तो आपका ये क्या मेजर करता है? पौधों की वृद्धि, ग्रोथ मेजर करता है। पौधों का जो प्लांट्स होते हैं उसमें ग्रोथ को मापने के लिए हम लोग एक्सैनोमीटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट में है लक्स मीटर। लक्स का मतलब होता है प्रकाश। तो लक्स मीटर का यूज क्यों करते हैं? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मापने के लिए हम लोग किसे यूज करते हैं? आपका लक्स मीटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, जितने सारे हमने यहाँ पर लिखा है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको ध्यान से आपको याद रखना है। इसको सभी के सभी ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। तो दूध का सापेक्षिक घनत्व, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, दूध का सापेक्षिक घनत्व और दूध की शुद्धता मापने के लिए आपका लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। लैक्टो का मतलब होता है लैक्ट का मतलब होता है दूध। तो दूध का सापेक्षिक घनत्व भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और प्लस में शुद्धता की अगर बात की जाए, प्योरिटी की बात की जाए, तो उसको मापने के लिए भी हमारा लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, ये दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोमीटर जब भी आए तो यहाँ तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व की बात करेंगे। तरल पदार्थों की सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे। लेकिन ग्रो यहाँ पर आया, ये वर्ड देखिएगा, हाइग्रो, और यहाँ ड्रो में आ गया तरल पदार्थ, और ग्रो में आ गया हवा की आर्द्रता यहाँ पर आ गया, ह्यूमिडिटी आ गया यहाँ पर। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिएगा तो ये समझ में ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैनोमीटर का मतलब यूज किस लिए किया जाता है? गैसों का दाब मापने के लिए। गैसों का दाब अगर मापना है तो उसको किस यंत्र का यूज किया जाता है? मैनोमीटर का यूज किया है। जैसे सपोज करिए किसी ट्यूब में गैस भरा हुआ है, अब हमको मेजर करना है कि इस ट्यूब में कितना आपका दाब है, उसका प्रेशर कितना है, इस ट्यूब में जो गैस भरा हुआ है। तो उसके लिए कौन सा हम यूज करेंगे? मीटर का, मैनोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट में है एनीमोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? वायु की गति मापने के लिए। किस रेट से वायु का जो आपका गति है वो फ्लो कर रहा है, उसके मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एनीमोमीटर का यूज करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, एनीमोमीटर का यूज क्यों करते हैं? वायु की गति मापने के लिए। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और अमीटर, इसका यूज क्यों करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का यूज क्यों करते हैं? तो विद्युत धारा की उपस्थिति मापने के लिए, मतलब विद्युत धारा है कि नहीं इसकी उपस्थिति मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। और अमीटर का यूज क्यों किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए, कि कितना उसमें विद्युत धारा फ्लो कर रहा है, उसको मापने के लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति मापने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। और अमीटर का यूज विद्युत धारा को मापने के लिए, कितना उसमें विद्युत धारा है। अब नेक्स्ट चलते हैं वोल्टमीटर का यूज क्यों करते हैं? विभवांतर मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए। जैसे मान लेते हैं ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मापने के लिए। ये सपोज करिए कि 12 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, इसको मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? वोल्टमीटर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है पाइरोमीटर। पाइरो का मतलब क्या हो गया? उच्च ताप।
जो हाई आपका टेम्परेचर है उसको मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो जो टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है बेसिकली उसके लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज़ करते हैं, और इसको विकिरण तापमापी भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है? विकिरण तापमापी भी कहा जाता है, विकिरण तापमापी। इसको विकिरण तापमापी भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान आप रखिएगा। तो पायरोमीटर को विकिरण तापमापी किया जाता है, और इसका यूज क्यों किया जाता है? उच्च तापमान को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहते हैं बेसिकली उसके मापने के लिए आपको पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर है स्टेथोस्कोप। तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, जो हार्ट है उसकी साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, ये तो आप जानते होंगे। और फिर स्पिग्नोमैनोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है रक्तचाप को मापने के लिए, स्पिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, और स्पिग्नोमैनोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए। अब नेक्स्ट है फायदोमीटर। फायदोमीटर का मतलब क्या हुआ? समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापना है आपको, तो उसके लिए हम लोग किस यंत्र का यूज करेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? फायदोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट में टोकोमीटर, टोकोमीटर का यूज करते हैं आरपीएम मापने के, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट मापने के लिए, मतलब एक मिनट में कितना कोई चीज़ रिवॉल्व कर रहा है उसको मापने के लिए हम लोग टेकोमीटर का यूज किया जाता है। तो आरपीएम मापने के लिए आपको किसका यूज किया जाता है? आपको टेकोमीटर का यूज किया जाता है। अब पायरहेलियोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? तो ये सौर विकिरण मापने के लिए यूज किया जाता है, सौर विकिरण मापने के लिए पायरहेलियोमीटर का यूज किया जाता है। और स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफी का यूज, ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं। पायरहेलियो, यहाँ पर हेलियो आ रहा है, और स्पेक्ट्रोहेलियो यहाँ भी आ रहा है। तो हेलियो से आप कनेक्ट किससे करिएगा? सौर, सूर्य से कनेक्ट करिएगा। तो यहाँ भी हेलियो, सूर्य यहाँ पर। तो पायरहेलियोमीटर सौर विकिरण मापने के लिए, और स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है। सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण कौन हो गया? स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट में है जो लास्ट है बोलोमीटर। बोलोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए तापमान में परिवर्तन की माप, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में इसका यूज किया जाता है। तो तापमान में परिवर्तन आप करके और फिर उसका किसका माप कर रहे हैं? उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण की माप कर रहे हैं। तो उसके लिए कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है? बोलोमीटर। तो यहाँ पर उष्मीय प्लस विद्युत चुंबकीय विकिरण, मतलब जो आपका रेडिएशंस हैं उसको हम लोग यूज करते हैं तापमान में परिवर्तन करके, और उसका यूज करने का जो यंत्र है वो कौन सा है? आपका बोलोमीटर है। तो ये जितने सारे आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट जो इसका है पावर ऑफ 10 का यूज हम लोग अभी देखेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए से, और इसको एक दो बार आप रिवाइज करिएगा, एक दो बार इसको पढ़िएगा तो आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। तो आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि 10 की घात क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो जब कोई भी भौतिक मान है, जब कोई भी फिजिकल जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा होता है या छोटा होता है, तो गणना की सुविधा के लिए हम लोग उसको 10 की घात में व्यक्त करते हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर 10 के पावर 0, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 10 के पावर 0। 10 के पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1। और ये यहाँ से ये बढ़ते हुए घात में है, और ये यहाँ से ये घटते हुए घात में है। तो यहाँ से देखते हैं, जैसे में डेका, ये ऊपर में डेका, हेक्टो, फिर किलो, फिर मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, फिर पेटा, फिर एक्सा। तो यहाँ पर डेका की अगर बात करें तो 10 के पावर में 1 यहाँ हो गया। डेका की अगर बात करें 10 के पावर 1 हो गया। और इसका प्रतीक के बारे में बात किया जाए तो ये DA से डिनोट करते हैं इसको। अब यहाँ पर हेक्टो की बात किया जाए तो 10 के पावर 2 लिखते हैं हेक्टो में, और इसको H से डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक हो गया। फिर किलो की बात किया जाए तो 10 के पावर 3 लिखते हैं, और इसको K से डिनोट करते हैं। उसी तरह से मेगा की अगर बात की तो मेगा का मतलब 10 के पावर यहाँ से 3 अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, 10 के पावर 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 अब जंप कर जाएगा तो मेगा, तो M यहाँ पर इसका सिंबल हो गया। गीगा 10 के पावर फिर 3 जोड़ेंगे तो 9 हो गया यहाँ पर, तो ये इसका सिंबल हो गया G। इसके बाद टेरा, तो 10 के पावर फिर 3 जोड़ेंगे तो ये 12 हो गया, और इसका सिंबल हो गया T। फिर पेटा, यहाँ पर पेटा क्या हो जाएगा? 10 के पावर फिर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15, और यहाँ पर कैपिटल P इसका प्रतीक हो गया। फिर एक्सा का मतलब कितना हो गया? 10 के पावर फिर इसमें 3 जोड़े तो 18, और इसका जो सिंबल हो गया वो आपका प्रतीक हो गया ये E हो गया। तो यहाँ से ये जो
जो हायर प्रीफिक्स थे वो हम लोगों ने देख लिया, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इस तरीके से आप 1-2 बार पढ़िएगा तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ये हायर प्रीफिक्स हो गए हैं, ये लोअर प्रीफिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पर हायर में क्या होगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इस तरीके से अब इसमें नीचे में जाते हैं तो यहाँ 10 के पावर 0 है तो 10 के पावर 0 बराबर 1 हो गया। अब इसमें नीचे में आते हैं तो ये माइनस में जाएगा पावर, तो 10 के पावर में -1, तो ये हो गया डेसी, तो डी इसका प्रतीक हो गया डी, डेसी। इसके बाद सेंटी, 10 के पावर -2, तो इसका सेंटी, इसका प्रतीक हो गया सी। फिर मिली, तो 10 के पावर -3, 1 2 3, इस तरीके से पहले चला सीरियल, तो मिली में इसका प्रतीक हो गया एम। माइक्रो, माइक्रो 10 के पावर -6, अब फिर 3 जंप करने लगेगा, तो इसका जो प्रतीक हो गया म्यू, म्यू इसको लिखते हैं म्यू। फिर नैनो, नैनो फिर 3 जोड़ेंगे तो 10 के पावर -9, नैनो हो गया, एन हो गया। पीको 10 के पावर में -12, पी हो गया, स्मॉल पी। फिर यहाँ पर फेमटो, तो फेमटो क्या हो गया, 10 के पावर में यहाँ पर 12 है तो 12 में फिर से 3 जोड़ेंगे जो माइनस में जाएगा तो -15, और इसका जो प्रतीक हो गया एफ हो गया, स्मॉल एफ। फिर एट्टो 10 के पावर में -18 और यहाँ पर ई हो गया। तो अगर मैं लोअर प्रीफिक्स की ओर जाऊँ तो यहाँ पर डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एट्टो। हायर प्रीफिक्स में डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। लोअर प्रीफिक्स में डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एट्टो। तो आप 1-2 बार अगर इसको पढ़िएगा तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और किस तरीके से याद करना है, एक सिस्टमेटिक वे में आपको ध्यान से देखना है। और यहाँ पर इसको आपको बाउंड्री लाइन रखना है, 10 के पावर 0 1, और इसके बाद ऊपर हायर प्रीफिक्स, नीचे लोअर प्रीफिक्स, और इसको आपको 1-2 बार पढ़ने से फिर ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा आपको ये नहीं करना है। अब इसका यूज कहाँ है और कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हम लोग अभी देखेंगे। तो जैसे में अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर, सपोज करिए कि 1 किलोमीटर बात करें, जैसे 1 किलोमीटर, किलोमीटर की अगर बात करें 1 किलोमीटर, तो किलो में कितना होता है 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 और मीटर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 10 के पावर 3 मतलब 1/3 सुनना, और मीटर 1000 मीटर हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर कितना हो गया, तो 1 हेक्टो का मतलब कितना 10 के पावर 2 और 10 के पावर 2 मीटर हो गया, मतलब कितना हो गया, ये 100 मीटर हो गया। उसी तरीके से बात किया जाए कि 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर बराबर, 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो गया, तो डेसी का मतलब कितना 10 के पावर -1, तो 10 के पावर -1 आपका मीटर है नहीं, यहाँ मीटर लिख देंगे। उसी तरह से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की बात की जाए, सेंटीमीटर, 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 सेंटी का मतलब कितना होता है, सेंटी यहाँ पर लिखे हुए हैं 10 के पावर -2, तो 10 के पावर -2 मीटर हो गया, मीटर यहाँ लिखा हुआ तो मीटर हो गया। तो इस तरीके से और भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में जैसे 1 किलोग्राम अगर बात करें, किलोग्राम अगर बात करें तो 1 किलोग्राम बराबर कितना हो गया, 1 किलोग्राम बराबर, किलो का मतलब 1000, 10 के पावर 3 और ग्राम यहाँ लिखा हुआ था, ग्राम का जो कहते हैं ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना हो गया 1000 ग्राम हो गया। 10 के पावर 3 का मतलब कितना 1000 ग्राम हो गया। उसी तरीके से हम बहुत सारे इसमें ये लिख सकते हैं, जैसे 1 माइक्रोमीटर की अगर बात करें, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रोन भी इसको बोलते हैं कभी, माइक्रोन, माइक्रोन भी इसको कहा जाता है, बराबर कितना माइक्रो, माइक्रो में कितना होता है 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -6 ये मीटर हो गया। उसी तरीके से अगर मैं 1 मेगावाट बोलूँ तो 1 मेगावाट बराबर कितना हो गया, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर कितना, मेगा का मतलब कितना 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 6 वाट हो गया। तो 1 मेगावाट बराबर कितना 10 के पावर 6 वाट हो गया। तो जो विद्युत केंद्र होती हैं उनमें जो उत्पादित बिजली की मात्रा होती है उसको हम लोग मेगावाट में मापते हैं, उसकी इकाई क्या है मेगावाट है। तो जो विद्युत केंद्र होती है उसमें जो उत्पादित बिजली की मात्रा जो होती है उसकी इकाई क्या है मेगावाट है, और 1 मेगावाट में कितना वाट होता है 10 के पावर 6 वाट होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेम उसी प्रकार से अगर फेमटोमीटर की बात करें तो 1 फेमटोमीटर, फेमटोमीटर इसको हम लोग फर्मीमीटर भी कहते हैं, फर्मीमीटर। तो 1 फेमटोमीटर पर कितना हो जाएगा 10 के पावर -15 मीटर हो जाएगा, 10 के पावर -15, क्योंकि फेमटो का मतलब कितना होता है 10 के पावर -15 होता है। तो यहाँ पर आपको क्या
ध्यान रखना है, प्रीफिक्स आपको ध्यान रखना है। फेम्टो का मतलब कितना होता है, टेरा का मतलब कितना होता है, गीगा का मतलब कितना होता है, एटो का मतलब कितना होता है, गीगा का मतलब कितना होता है, ये जो है ना, ये प्रीफिक्स आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको एक बार इसको सही निगाह से देख लेना है, बाकी ये ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ये सारी आपको क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें पहला जो लिखा हुआ है सोनार के बारे में लिखा हुआ है। सोनार, इसका जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। कभी कभी तो एग्जाम में फुल फॉर्म ही डायरेक्ट पूछ देते हैं कि सोनार का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंगों का यूज कर समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, समुद्र में वो वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए कि वो वस्तु कहाँ एक्चुअल में है, उसके लिए सोनार का यूज किया जाता है। और इसमें जो तरंग यूज किया जाता है वो पराश्रव्य तरंग का यूज किया जाता है। पराश्रव्य तरंग क्या होती है, वैसे तरंग जिसका जो आपका आवृत्ति है, जिसका जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है। 20 किलो हर्ट्ज, देखिए यहाँ पर किलो हो गया, किलो का मतलब क्या, 10⁻3, तो यहाँ पर 20 और फिर 3 यहाँ कर दिए, मतलब 20,000 हर्ट्ज से जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वैसे तरंगों को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंग कहते हैं। और ये जो तरंगे हैं, ये जो वेव हैं, वो जो मनुष्य की जो ईयर हैं, कानें हैं, वो नहीं सुन सकती हैं। तो जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, चमगादड़ है, इस प्रकार के तरंगों को ये सुन सकते हैं। तो पराश्रव्य तरंगों का यूज कहाँ किया जाता है, तो संकेतों को भेजने में इसका यूज किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। फिर आपका समुद्र के भीतर किसी भी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर आपका जो बहुत कीमती जो वस्त्र होते हैं, या वायुयान के जो आपका पार्ट पुर्जे होते हैं, या घड़ी के छोटे छोटे जो पार्ट पुर्जे होते हैं, उसको आपका साफ करने के लिए भी, उसको सफाई के लिए करने के लिए भी इसका आपका यूज किया जाता है। इसके बाद मस्तिष्क में जो ट्यूमर्स होते हैं उसको भी पता लगाने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। तो इसका यूज बहुत सारा है ना। इसको अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है, और अल्ट्रासोनिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है कितना होता है आपका 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, और मनुष्य की कानें इसको नहीं सुन सकती है। तो यहाँ भी एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है, ये पनडुब्बियों के नौवहन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि पनडुब्बियों के नौवहन में कौन से तरंग का यूज किया जाता है, या निम्न में से कौन सा आपका जो उपकरण है उसका यूज किया जाता है, तो सोनार का यूज किया जाएगा। तरंग की बात करें तो पराश्रव्य तरंग का यूज किया जाता है। अब दूसरा नंबर में आते हैं रडार। रडार क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका फुल फॉर्म तो आपको एकदम याद रखना है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है, सूक्ष्म तरंगों का यूज कर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात की जाए। यहाँ भी वस्तु की स्थिति ज्ञात की जा रही है, लेकिन माइक्रोवेव का यूज किया जा रहा है। यहाँ पर सूक्ष्म तरंगों का यूज करके इसका वस्तु की स्थिति को पता लगाया जा रहा है। तो वायुयानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर इसका यूज किया जाता है। आप कई बार सुने होंगे कि ये उसका रडार काम नहीं कर रहा है, मतलब वो रेंज में नहीं आ रहा है, वस्तु की स्थिति पता ही नहीं चल रहा है कि वो वायुयान कहाँ चला गया है। तो ये इसका यूज किया जाता है आपको वायुयानों के परिचालन में, हवाई अड्डों पर इसका यूज किया जाता है। तो ये दोनों जो है ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं, और इसकी संभावनाएं हमेशा बन रहती है, इसीलिए आप इसको ध्यान से रखिएगा। यहाँ पर पराश्रव्य तरंग, यहाँ पर सूक्ष्म तरंगों का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हमने कुछ नोट में लिखा है, ये सारा का सारा आपका जितना सारा था इस चैप्टर में ये क्लियर हो गया। कुछ मैंने नोट यहाँ पर लिखा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, या अगर आपको ऐसे भी आपको ध्यान रखना होगा नॉलेज पर्पज़ के लिए भी। जैसे 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच होता है। और अगर मैं बात करूँ सेंटीमीटर में तो आपका 30.48 सेंटीमीटर होता है। मीटर में अगर इसको बात करूँ तो ये आपका 0.3048 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर में हो गया। अब 1 माइल बराबर कितना होता है, 1 माइल बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। 1.609 ऐसे करके आपका होता है, नियर अबाउट 1.6 किलोमीटर 1 माइल बराबर होता है। अब 1 किलोवाट आवर, ये आपका 1 किलोवाट आवर क्या होता है, तो ये 3.6 मेगा जूल होता है। अब देखिए यहाँ मेगा आ गया, तो मेगा का मतलब कितना हो गया, बराबर यहाँ लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। देखिए यहाँ पर मेगा यहाँ पर 10.6 है, तो यहाँ पर 3.6 इंटू 10 कितना लिख सकते हैं, 6 जूल। तो यहाँ प्रीफिक्स हमको ध्यान में है क्या है, तो हम लिख सकते हैं उसको। तो 1 किलोवाट आवर ये आपका कितना हो गया, कितने जूल के बराबर हो गया, 3.6 इंटू 10.6 जूल के बराबर हो गया। अब यहाँ पर 1 न्यूटन की बात करें, 1 न्यूटन बराबर 10.5 डाइन होता है। ये सीजीएस यूनिट है, ये आपका एसआई यूनिट है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10.5 डाइन होता है। 1 जूल ये भी एसआई यूनिट है, और ये क्या है, सीजीएस यूनिट है। 1 जूल बराबर 10.7 अर्ग होता है। ठीक है,
और एक बार की अगर बात करें तो एक बार बराबर 10.5 पास्कल होता है। तो ये जो कुछ नोट में है आपको पॉइंट्स, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट कर लीजिए। आप इसको ध्यान से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी सब ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर था आपका, ये आपका भौतिक राशियाँ एवं मापन, ये चैप्टर आपका आज ये ख़त्म होता है। और जितने सारे इसमें आपका टर्म थे, जितने सारे आपको बातें थे, हमने आपको सारा डिटेल में आपको यहाँ पर बता दिया। तो आप इसका रिवीजन करते रहिएगा और हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग अब इस पर ऑब्जेक्टिव जितने सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे अच्छे जो लेवल के हैं वो हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।